तो हेलो भाई लोग, ये है मल्टी स्किल कलेक्टर फोर्थ पार्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपने ज़्यादा स्किल यूज करने की वजह से जरीम वहीं पे अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है। तभी कुछ देर बाद वो एक बेड पे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसके सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है और उस पर लिखा जाता है कि आपका इमरजेंसी क्वेश्चनिंग को सबड्यू करने का स्पेशल गिफ्ट आपको दे दिया गया है, जो कि एक नई स्किल जिसका यूज करते हुए आप दो किसी स्किल्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि एक टेम्पररी स्पेशल स्किल क्रिएट हो जाएगा और उसको सिंथेसाइज करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। जरीम सोचता है क्या सिंथेसाइज? तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाती है और बोलती है जरीम तो फिर तुम जग गए। जरीम उससे पूछता है कि प्रोफेसर आखिर में कहाँ पे हूँ? मैं तो ये श्योर हूँ कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ। प्रोफेसर उससे बोलती है कि ये हमारा नया बिल्ड किया हुआ सेकंड वार्ड है। वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या सेकंड वार्ड? तभी वो विंडो से पर्दा हटाते हुए देखता है बाहर की तरफ और बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसे अपने सामने बहुत सारे घर दिखाई देते हैं जो कि वुडन के बने हुए होते हैं। वो उससे बोलती है कि जरीम तुम 1 महीने से केवल बिस्तर पे पड़े हुए थे। वो बोलता है क्या 1 महीने से? वो उससे बोलती है क्या कि तुम्हें क्या लगता है उस चीज के बारे में जो कि तुम्हारे पैंट के अंदर है? हमें बताया जाता है कि उसके पैंट में अंदर वही यूरिन गैदरिंग वाला मतलब बैग होता है। वो उससे बोलती है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं कॉल डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। इधर वो अपने मन में सोच रहा था कि उसने बोला कि मैं 1 महीने से लगातार सो रहा था, तो क्या ये सब इसी वजह से चेंज हो गया इतना सारा? तभी वो डॉक्टर उसके पास आता है, बोलता है कि आप लीडर फाइनली जग गए। जरीम उसे सुनकर हैरान हो जाता है, बोलता है क्या लीडर? वो बोलता है कि मैंने प्रोफेसर चोई से सुना कि आपने बहुत लोगों को बचाया है और आप ही है वो जो जिसने इस प्लेस को बिल्ड किया है। आप हमारे विलेज को सेव करते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो भी शर्माते हुए बोलता है कि अरे हाँ वो तो, और अपने मन में बोल रहा होता है कि ऐसे ही कंप्लीटली रॉन्ग तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उसके पास आता है और अपने हाथों से कुछ हीलिंग टाइप का मैजिक उस पे यूज करने लगता है और ये माना होती है, जिसे देख के जेरी मुझसे पूछता है क्या तुम किसी तरीके से अवेकेंड हो चुके हो? वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मुझे प्रोफेसर चोइस से एक स्टोन मिला था जिससे कि मैं अवेकेंड हो पाया, लेकिन अगर आप अभी से 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट लेते रहे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और अपने पैरों पे चल पाएंगे। जरीन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और पता नहीं इस बंदे के क्यों पसीने निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये काम आपके काम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तभी जेरिम का सिस्टम विंडो शो हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि एक्सपर्ट की फेवरेलिटी आपके लिए एक्सीड हो चुकी है, अब आप इसका स्किल ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। जेरेमी बोलता है कि वाह ये तो अच्छी बात है। तभी वो अपना ट्रांसमिशन स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उन दोनों के बीच एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है और वो उसके सामने सिस्टम विंडो दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि आपको स्किल एक्विजिशन सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, जो कि है मेडिसिन, जिससे कि आप टारगेट को अपना हमाना के जरिए हील कर सकते हैं। तभी दूसरा सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें कि उसका सिंथेसिस स्किल एक्टिवेट हो चुका होता है, उसका मेडिसिन एफ ग्रेड का स्किल और एकॉस्टिक साउंड वाला स्किल दोनों टेम्पोररी तौर पे मर्ज हो चुके होते हैं। अब वो एक नया स्किल बन चुका होता है जो कि होता है हीलिंग साउंड स्किल, और वो उसे एक्टिवेट करके अपने ऊपर अप्लाई करना चालू कर देता है, जिसे देख के वो डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और इसे अप्लाई करते ही जेरिम को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा होता है और उसकी बॉडी रैपिडली रिकवर हो रही होती है। इधर जेरिम ठीक हो चुका होता है और उठकर अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि लीडर ये डेंजरस हो सकता है, आप फिर से बिस्तर पे लेट जाओ। वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वो भी हैरान होता है कि 1 सेकंड आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो भी एक्साइटेड होते हुए उससे बोलता है तो ये बात सच है, आप एक इनक्रेडिबल अवेकनर हैं, जैसे कि हम अपने एक लीडर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूंकि अब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये प्रोफेसर चोई उसके पास आती है और उससे बोलती है कि आखिर जो तुमने अभी किया वो कौन सी एबिलिटी थी? वो उससे बताता है कि मैंने हाल ही में एक नई स्किल पाई है। बाय द वे ऐसा लगता है कि बाहर का कंडीशन अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो उससे बोलती है कि तुम अपने खुद के आँखों से देख लो। चलो मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। तभी वो उसे बाहर की तरफ ले आती है जिसे बहुत लोग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये पर्सन तो हमारा लीडर है। तो आप फाइनली जग चुके हैं, और वो सभी उसे ग्रीट करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सेव करने के लिए आपका शुक्रिया लीडर, और ऐसे ही बहुत सारे लोग उसका शुक्रिया किए जा रहे होते हैं। जेरी इधर हैरान होते हुए प्रोफेसर चोई से बोलता है कि आखिर तुमने इन सबको मेरे बारे में क्या बोला? वो उससे बोलती है कि ये कि तुम हमारे लीडर हो और हमारे सेवियर हो, कुछ ऐसा ही। क्या ये सच बात नहीं है? वो ही बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो क्या ये सभी लोग टाउन से हैं? वो उससे बोलती है कि हाँ, अब पर्पल ग्राउंड डिसअपियर्ड हो चुका है और उसी की वजह से हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को रेस्क्यू करने में काबिल हो पाए, और उन्हीं लोगों के बीच में हमने कुछ लोगों को अवेकन भी कराया। वो उससे बोलता है कि अवेकनिंग के लिए मैजिक स्टोन ऑब्टेन करना ये शायद तुम लोगों के लिए हार्ड हो चुका होगा। वो उससे बोलती है कि नहीं, प्रोफेसर किम जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें अचानक ही बहुत सारे मतलब कुछ मैजिक स्टोन मिल गए। कुछ प्लेसेस थे जहाँ पर मिलिट्री को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया गया और वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी मरे हुए पड़े थे और उनका क्रिस्टल स्टोन भी वहीं पे गिरा हुआ पड़ा था। तो फिर ओल्ड मैन डाबलोंग और ही शियो का क्या हुआ? जेरिन पूछता है। वो उससे बताती है कि वो अभी के लिए वार्ड 1 में, तुम्हें उन्हें जाकर देखना चाहिए खुद से। तभी वार्ड 1 को देखते हुए जेरिन उससे बोलता है ये तो सच में एक हॉस्पिटल की तरह दिख रहा है, तो फिर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है?
वो उससे बोलती है कि हाँ, हमें कुछ टाउन से जनरेटर्स भी मिले थे तो हमने उसे यहाँ पे ले आया। हम देखते हैं कि वार्ड 1 में वही डॉक्टर होता है जो कि दोनों को ट्रीट कर रहा होता है। वो जेरिम को देखता है और बोलता है कि क्या आप यहाँ पे? जेरिम उससे बोलता है कोई बात नहीं, ये ठीक है। वो बताता है कि इनका स्पाइन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। फॉर्च्यूनेटली अभी के लिए तो वो अपने क्राइसिस से ओवरकम कर पाए हैं। लेकिन अभी के लिए उनको अपने खुद के पैरों पे चलना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। ज़रीम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिम्पैथी फ़ील कर रहा होता है, तभी वो पूछता है तो आखिर यीशियो के बारे में क्या? वो बताता है वो तो पूरी तरह फ़ाइन है, लेकिन अभी तक उसने अपना कॉन्शियस रीगेन नहीं किया है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ था। तभी प्रोफ़ेसर चोई जेरिम को बोलते हैं कि जेरिम थोड़ा मेरे पास इधर आ। हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ के वो अपना मेंटल केयर और मतलब स्किल का एक्टिवेट करके यीशियो को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो दोनों अचानक से उसके कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख के जेरिम हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये कौन-सा प्लेस है? तभी उसके सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है तुमने पार्क शियो के माइंड वर्ल्ड में एंटर किया है। और फिर प्रोफेसर चोई के मेंटल केयर को एनालाइज करते हुए जेरिम को बताता है कि आप इस समय एक परफेक्ट डेमोंस्ट्रेशन देख रहे हैं मेंटल केयर का, और आपका एप्रीहेंशन 100% हो चुका है। आपका मेंटल केयर का ग्रेड अपग्रेड किया जा रहा है। अब उसका मेंटल केयर एफ से ई ग्रेड में कन्वर्ट हो चुका होता है। प्रोफेसर चोई उसे उस ब्लैक बॉल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ये शियो का माइंड है। तभी वो अपना ई ग्रेड का मेंटल केयर एक्टिवेट करके उसकी तरफ देखने लगता है, जो जिससे कि लिख के आता है कि ये एक माइंड बैरियर है और ये बहुत पावरफुल डिसअपियर से मिलकर बना हुआ है। शोई बताती है कि मैंने उसके अंदर जाने की कोशिश की लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा पाई, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो प्रोफ़ेसर शोई से पूछता है तो फिर अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो उसे बताती है कि जिस मोमेंट पे हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसका माइंड ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा। हमें उसके माइंड को रेस्क्यू करना होगा इससे होने से पहले। जरीन बोलता है तो फिर मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। तभी उसके सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि स्किल एक्टिवेट हो चुका है आपका सिंथेसिस, और आपका मेंटल केयर और फियर टेम्पररी तौर पे एक स्किल क्रिएट हो रहा है जो कि है मेंटल प्रेशर, और वो उसे एक्टिवेट करते हुए उसके माइंड बैरियर पर अप्लाई करना चालू कर देता है, और देखते ही देखते वो धीरे-धीरे माइंड बैरियर ब्रेक होना चालू हो जाता है। जिसे देख के प्रोफ़ेसर भी हैरान हो चुकी होती है और बोलती है कि आखिर तुमने इसे कैसे किया? वो उससे बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी आ रहा हूँ, और इतना बोलते हुए वो उसके माइंड बैरियर के अंदर चला जाता है। हमें इशियो के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग कोरूड हो रहे होते हैं और उसे मतलब कि इशियो को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम केवल तुम्हारी वजह से मरे, केवल तुम्हारी वजह से, और वो उन सभी को मारे जा रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये सारे कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इधर वो रोते-गाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा कावर्ड हो, क्या ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हमने तुम्हें फ़ॉलो किया था? तभी वो सबके सर को फोड़ना चालू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने उसके ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं और बोलते हैं, "इशियो, क्या तुम अपने ग्रैंडफ़ादर को दोबारा मारने की कोशिश करने वाली हो?" इधर वो अपने ग्रैंडफ़ादर को ही की हुई खोपड़ी को फोड़ डालती है, क्योंकि उसे इतना तो मालूम है कि ये सब कुछ हैलुसिनेशन है, लेकिन वो इससे निकल नहीं पा रही। वो बोलती है कि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ बार-बार रिपीट हुए जा रहा है। वो सभी मॉन्स्टर्स उससे बोल रहे होते हैं, "क्या अब तुम थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए आरामदायक होगा अगर तुम गिव अप कर देती हो तो।" वो भी बोल रही होती है कि ये अब मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ, आखिर मेरे को ये सब कब तक करना होगा। तभी उसके ग्रैंडफ़ादर उससे बोलते हैं कि "ईशु चलो अब इसे खत्म करते हैं, अब साथ में आराम करते हैं। ये बात तुम्हें भी मालूम है कि तुम यहाँ से कभी भी बचकर नहीं निकल सकती।" तभी उसे दिखाई देता है कि उसके डाबलों के पीछे से कुछ टोर्नेडो टाइप का सीधे उसकी तरफ आ रहा होता है और जाकर उसके शरीर पे लैंड कर जाता है। तभी वो अपने सामने देखती है और बोलती है, "क्या जरीम ओपा?" तभी जरीम उसके पास आता है और बोलता है कि बहुत समय हो चुका, हम दोनों एक साथ नहीं मतलब एक दूसरे से नहीं मिले, शायद लगभग तो अब 2 साल हो चुके होंगे। वो उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेरेमी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है। आखिर वो ऐसे ही कब से बंधी हुई थी। वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तो फिर चलो यहाँ से हम दोनों साथ में चलते हैं। तभी उनके पीछे से वही सारे ज़ॉम्बी गोश्त आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब कहाँ जाने वाले हो? क्या तुम सभी हमें यहाँ पे छोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने वाले हो? तभी वो अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट कर लेता है और उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होके आता है, जिसपे लिखा होता है कि ये इश्यू का पीक वाला ट्रॉमा है। जब तक कि वो अपने खुद के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलती, तब तक ये सब कुछ रीअपीयर होता रहेगा एंडलेसली। इधर इश्यू भी गुस्सा कर रही होती है, तभी पार्क उससे बोलता है कि इश्यू ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम उनके लिए ऐसा सोचती हो तो उनके लिए थोड़ा-सा इंसल्ट की बात होगी। वो बोलती है कि हाँ, मेरे को मालूम है, लेकिन जेरी उससे बोलता है, क्या तुम्हारे कॉमरेड्स तुम्हारी मेमोरीज में ऐसे दिखा करते हैं? वो बोलती है, क्या मेरे कॉमरेड्स, और उनके बारे में याद करने लगती है कि कैसे वो उसके जान बचाते हुए मारे गए थे। वो बोलती है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो सभी एक ब्रेव मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे डर की वजह से मेरे सारे कॉमरेड्स इन सभी मॉन्स्टर के रूप में बदल गए। तभी जेरी अपना मेंटल केयर स्किल एक्टिवेट करते हुए ईशियो पे अप्लाई करने लगता है। ईशियो उन सब की तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना तुम सभी को इंसल्ट करने के लिए, और उन सभी के सामने बो डाउन करने लगती है। वो सभी बोलते हैं, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से आते हैं और उन सभी के थोड़े फोड़े चालू कर देती है और उन सभी के 16 आसमान उड़ के वापस ऊपर जाने लगते हैं।
सॉरी भाई हंसने के लिए। तभी वो सभी बंदे बोलते हैं कि मास्टर हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, आपके साथ बिताए हुए हर समय को हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, हम हमेशा आपकी मेमोरीज में जिंदा रहेंगे, तो अब से आप अपने खुद के पाथ पर चलना चालू कर सकती हो। वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और देखते ही देखते वो सारे बंदे मतलब डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं। सिस्टम ओपन होता है और जिसमें बताया जाता है कि टारगेट अपने ट्रॉमा से ओवरकम हो चुका है। यीशु जेरिम से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे को सेव करने के लिए। जेरिम उससे बोलता है कि जिसने तुमको बचाया है वो मैं नहीं हूँ, वो तुम खुद हो। तो फिर चलो अब बाहर की दुनिया में चलते हैं। और इतना बोलते हम देखते हैं कि यीशु बाहर के वर्ल्ड में मतलब बाहर के बेड पे जग चुकी होती है और वो जगती ही उनसे पूछती है कि आखिर ग्रैंडपा कहाँ है। वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उन्हें देखते हुए बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और बोलती है केवल मेरी वजह से ग्रैंडपा ने इतना ज्यादा सफर किया, और उसको पकड़ के रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडपा का आँख खुल जाता है। वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, अगर मैं तुम्हें उस समय सेव नहीं करता तो मैं पूरी लाइफ रिग्रेट करता, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। देखो मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी ईशियो बाहर की तरफ आती है। प्रोफेसर चोई उससे बोलती है क्या हम तुमसे कुछ मोमेंट के लिए बात कर सकते हैं। वो उससे बोलती है कि हाँ बोलिए, आखिर क्या बात है। वो उससे बोलती है कि मुझे जेन्यू के बारे में तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम इसे देख सकती हो। हम देखते हैं कि वो अपना नोट उसकी तरफ आगे बढ़ा रही होती है जिसमें जेरिम के सभी नाइटमेयर्स लिखे हुए होते हैं। हम देखते हैं इधर जेरिम बाहर के लगाए गए हुए सीट पे बैठा हुआ होता है। तभी प्रोफेसर चोई उसके पास आती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो अकेले। वो बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा आराम कर रहा था। लोगों का चेहरा अब मेरे को पहले से बहुत ही ज्यादा ब्राइटर दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर चोई बोलती है ये तो और भी अच्छा है कि वो सभी उतनी बड़ी हेल्थ सिचुएशन से निकल के फिर से नॉर्मली जीना स्टार्ट कर दिए हैं। वो उससे पूछता है क्या तुमने बीते दिनों में कुछ प्रॉब्लम फेस किया था। वो उससे बोलती है मेरे को लगता है कि केवल ओल्ड मैन की वजह से अभी तक सब कुछ फाइन है। वो ही बोलता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पास बहुत ही बड़ी ग्रेट स्किल है। वो उससे बोलती है कि मैजिक स्टोन, क्योंकि हम उसका यूज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और लोगों को अवेकन कर सकते हैं, तो इस समय हमें उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जेरिम हैरान होते हुए वो बोलता है कि आखिर तुम सभी को कैसे पता कि तुम उसका यूज करते हुए किसी भी सामान को स्ट्रेंथन कर सकती हो। वो उससे बोलती है तुमने बताया था कि कुछ एक्सपीरियंस पोर्शन की जैसा है। उसे भी याद आता है कि हाँ उसने बताया था। अब मैं ये नहीं बताने जाऊंगा कि उस समय उसने क्या बताया था, वरना बताते बताते हम बोर हो जाएंगे। वो बोलती है और इसी वजह से हमने जनरेटर मोटर को स्ट्रेंथन किया जिससे कि उसकी इफिशियंसी और भी ज्यादा बेहतरीन हो गई। जेरेमी याद करते हुए वो बोलता है तो फिर इसी वजह से वर्ड 1 की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा काफी थी। जेरेमी उसे बोलता है ये तो सच में बहुत ही सही समय है, मैं भी सोच रहा था बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करने को, मेरे से जितना हो सके मैं उतना कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वो उससे बोलती है तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हें जागे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। वो उससे बोलता है कि अभी के समय मेरे को अपने बॉडी को मूव करने का बहुत सारे रीजंस हैं। तभी पार्क सी वो पीछे से बोलती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं जॉम्बिस के हेड को फोड़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये तो अच्छा रहेगा, तो फिर चलो चलते हैं। तभी वो प्रोफेसर चोरी से बोलता है क्या तुमने बाय द वे कोई मोटर बाइक कलेक्ट करके रखा है। सेम सेम टू हम देखते हैं कि वो लौंडा एक बुलेट बाइक पे बैठा होता है। वैसे भी कहाँ कोरिया चाइना वालों को बुलेट बाइक नसीब होती है, इसीलिए वो सभी अपनी सारी ख्वाहिशें मांगा कॉमिक्स के जरिए ही निकाल देते हैं। वो दोनों एक हाईवे की तरफ पहुंच चुके होते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। वो सभी उनकी तरफ देखना चालू कर देते हैं और उनकी तरफ भागना भी चालू कर देते हैं जिससे कि वो उन दोनों पे अटैक कर पाए। इधर ईशियो रेडी हो चुकी होती है उन सभी के खोपड़ी फोड़ने के लिए। वो उससे बोलती है कि तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और जाकर उन सभी पे धड़ाम धूम लात से बरसाना चालू कर देती है। तभी एक छिपकली मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक करता है जिससे कि डॉज करके वो उसके पीछे आ जाती है और एक मुक्का उसके सर पे जड़ देती है। और देखते ही देखते वो बहुत लोगों को मतलब मॉन्स्टर्स को अपने किक से नॉक डाउन करना चालू कर देती है, जिसे देख के जरीम भी इधर बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो चुका होता है और बोलता है सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इधर सभी के मरने के बाद उनके क्रिस्टल कोर्स बाहर निकल चुके होते हैं। वो सभी क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट करके जरीम को लाके देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जरीम अपना इन्वेंटरी निकालता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ये क्या है। वो बोलता है कि ये भी मेरी एक एबिलिटी है। वो बोलती है कि सही, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर क्या तुम अब अंदर की तरफ जाने वाले हो। जरीम बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली। हम देखते हैं कि वो किसी ब्यूटी सैलून की तरफ आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की दीवार पे कुछ लिखा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी ड्रीम पैराडाइज सील्ड के बारे में लिखा होता है जहाँ पर जाकर वो सभी कोई भी मतलब शेल्टर ले सकता है। इधर उसे देख के जरीम हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि क्या सिल्ट, क्या वो इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं। जरीम हमें सिल्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि शुरुआत में तो उन सभी ने बहुत ही ज्यादा जस्टिस खेला। हमें बताया जाता है ली सेंगचोर के बारे में जो कि एक नेशनल एक्टर है। उस पर्सन ने सिल्ट के जरिए बहुत सारे लोगों को गैदर किया, यहाँ तक कि बहुत सारे नेटवर्क्स भी बनाए और फेम हासिल किया। इधर वो सभी पब्लिक लोग को बता रहा होता है कि आज के बाद सिल्ड ही आप सभी को प्रोटेक्ट करेगा, और इधर ये भेड़ बकरी उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि लॉन्ग लिव सिंगचोर, लॉन्ग लिव सिल्ड। हमें दिखाया जाता है कि उसके
बंदे कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कुछ नॉर्मल सिटिज़न्स को सेव कर रहे थे। लेकिन उस समय इन बंदों को तो लगता है कि ये सभी देवता हैं। इधर सेंचुअल भी उन्हें स्टेज पर लाकर उनकी तारीफ कर रहा होता है कि ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं। ये अपनी जान को रिस्क में डाल के हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर हम इन्हें एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? और इसी वजह से मैं इन्हें फर्स्ट क्लास का सिटीज़नशिप रिवॉर्ड के तौर पे दे रहा हूँ। और यही सुनकर सारी भेड़-बकरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और देखते ही देखते लोगों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। हमें दिखाया जाता है कुछ बंधुआ मज़दूरों को, जिसमें से एक बंदा काम करते हुए वहीं पे गिर जाता है। तभी वो एक दूसरा सोल्जर आता है और उसे लात मार के उठाता है और कहता है जल्दी करो और अपने काम पे लगो। इधर तो बूढ़े लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब होती है, जो कि वो कपड़े वाले टेंट के अंदर बैठे हुए होते हैं भूखे प्यासे। और इधर ये मोटा और उसके अवेकनर साथ में पौड़ी कर रहे होते हैं। जेनिन बोलता है कि वो लोग जिनके पास पावर थी उन्होंने सारे रिसोर्सेज पे अपना हक जमा लिया। तो यहाँ तक कि उन्होंने ह्यूमैनिटी का सबसे भयानक काम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। हमें दिखाया जाता है कुछ डॉक्टर्स को जो कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से उसका सैंपल निकाल रहे होते हैं और इधर 2-3 बंदे एक दीवार से टंगे हुए होते हैं। तभी वो डॉक्टर एक बंदे के पास जाता है और उसके बाजू के नीचे वही इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि उस बंदे में रिएक्शन चालू हो जाती है और वो भी एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जेनिन बोलता है कि शील्ड एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना तो पॉसिबल है लेकिन उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जेरिम शील्ड द्वारा लिखे गए वर्ड्स को देखे जा रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन सभी ने अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तभी इश्यू उसे नोटिस कर लेती है और बोलती है अपने मन में कि जैसा कि मुझे प्रोफेसर चोई ने बताया था, ऊपा को फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है ऐसा लगता है कि ये कुछ ट्रबल सम लोग हैं। वो भी बोलता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इसे चेक आउट करना होगा। और स्माइल करते हुए बोलता है हाँ लेकिन उससे पहले। तभी वो उस ग्राउंड पे एक जोरदार हिट लगाता है और अपना चैन अपने हाथ में इक्विप कर लेता है और बोलता है कि उससे पहले हमें कुछ भेड़ बकरियों को हंट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि दोनों मिलकर वहां पर ज़ॉम्बी से फाइट करना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी सारे मॉन्स्टर को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को वहीं पर मार डालते हैं। तभी जेरिम अपने बाइक के पास आता है और उसे अपने एनालिसिस स्किल्स यूज करते हुए उसे मतलब उसका स्टेट्स चेक करने लगता है, जिसमें उसका ग्रेड नॉन ग्रेड होता है। और यहाँ पैनल में बहुत सारी बकवास लिखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। वो अपने उस बाइक को एक स्टोन के जरिए स्ट्रेंथन करना चालू कर देता है, जिससे कि उसका साइलेंसर का जो नॉइज निकलता है उससे उसका साइलेंसर का नॉइज निकलना बंद हो जाता है। दरअसल उसने अपने इंजन का एनहेंसमेंट किया हुआ होता है, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ चुकी होती है और वो अपने बाइक पे बैठकर उसे स्टार्ट कर देता है। तभी ईशो उसके पास आती है और बोलती है कि ओपा आखिर आपका बाइक साउंड क्यों नहीं कर रहा। वो उससे बताता है कि मैंने इसको मैजिक स्टोन द्वारा स्ट्रेंथन किया है, जैसा कि मैं अपने वेपन्स के साथ करता हूँ। ईशो उससे बोलती है मेरे को तो लगा था कि मैजिक स्टोन का यूज केवल लोगों को अवेकन करने के लिए किया जाता है, तो फिर ऐसी बात है हम इसे दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही समझा। अगर मैंने अब इतना कर ही दिया है तो एक और मैं मैजिक स्टोन इस पे यूज़ कर ही देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक और मैजिक स्टोन अपने बाइक पे लगा देता है, जिससे कि मतलब वो उसका बाइक स्ट्रेंथेन हो जाता है। अब उसके बाइक की ग्रेड एफ ग्रेड की हो जाती है और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाता है जो कि होता है स्टेल्थ, जिससे कि वो छिप सकता है, मतलब कि गायब हो सकता है। जेरिन भी हैरान होता है और बोलता है कि मेरे को नहीं लगा था अगर ऐसा भी हो सकता है। तभी वो यीशु को अपने पीछे बैठाता है और अपना स्टेल्थ मोड ऑन करते हुए उसे हाईवे की तरफ ले जाने लगता है। हम देखते हैं कि हाईवे के बीच में 2 गार्ड खड़े होते हैं और ये बंदे दोनों शील्ड के ही मेंबर्स होते हैं। इधर जेरिन उन दोनों के बीच से आसानी से निकल जाता है बिना उन सबको दिखाई दिए। वो दोनों भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिर अभी-अभी क्या हुआ? दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये बारिश की वजह से है। हम देखते हैं कि वो दोनों उनके बेस के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पर एक बंदा दूसरे लोगों को भरमा रहा होता है। सभी से बोल रहा होता है कि डियर सिटीजन, फाइनली शील्ड ने सभी विलेज को रिस्टोर करना चालू कर दिया है। जिसे सुन के जेरिन बोलता है ये तो शील्ड का वही दलाल है, डायरेक्टर ऑफ प्रोपेगेंडा किम ह्यूंग श्योक। इधर वो अपने अवेकनर्स की तारीफ करना चालू कर देता है और बोलता है कि हमारे अवेकनर्स का शुक्रिया, इनकी वजह से फलाना ढिमकाना हुआ, ये वो हुआ, बाकी सब आप जानते ही हो। वो उन सभी को भड़काने लगता है गवर्नमेंट और मिलिट्री के खिलाफ। वो बोलता है कि वो सभी किसी काम के लायक नहीं है, हम शील्ड के लोग, हम सब आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। इधर ये भी भेड़ बकरी की तरह चिल्लाना चालू कर देते हैं कि हाँ हाँ शील्ड जिंदाबाद, शील्ड जिंदाबाद। वो सभी पब्लिक को साइलेंट करता है और बोलता है कि सबसे पहली बात हमें अपने अवेकनर्स को सम्मान देना चाहिए और उनके सम्मान में हम उन्हें फर्स्ट क्लास की सिटीजनशिप्स दे रहे हैं। तभी जेरिम उसके ऊपर अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट कर लेता है। तभी उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि नेम की हंक्सियोर और एज 33 होता है और ये बंदा भी एक ह्यूमन मैजिक स्टोन ईटर होता है और ये मिक्स्ड प्रजाति का क्रीचर होता है। इधर जेरिन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये मिक्स्ड क्रीचर क्या है। तो बंदा पब्लिक के सामने एक मैप निकाल लेता है और उनसे बोलता है कि अपनी क्वालिफिकेशन साबित करो, जिससे कि तुम हमारे विलेज के अंदर आ सकते हो और लक तुम्हारा अच्छा रहा तो तुम हमारे सीड पैराडाइज के भी अंदर आ सकते हो। तभी यीशु जेरिन से बोलती है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मानी जानी ग्रुप है। जेरिन बोलता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है। यीशु बोलते हैं मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर उन सभी ने मिलिट्री के साथ अपना फोर्सेस कैसे ज्वाइन किया। जेरिन बोलता है कि नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो मिलिट्री को नकारा नहीं बोलते हैं। इधर से जेरिन सोच रहा होता है कि उनकी इतनी हाई ग्रोथ को देख के ऐसा लगता है कि ये मिक्स क्रीचर से कुछ रिलेटेड हो सकता है।
यूसीओ उससे पूछती है कि आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? देखो भाई लोग, मेरे को ईशियो बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं इसको शियो ही बोलूँगा। वो उससे बोलता है कि अभी तो मेरे को उन अवेकनर्स के पावर के बारे में अभी कुछ नहीं पता, ना ही उनकी संख्या के बारे में पता है कि आखिर वो कितने हैं। वो उससे बोलता है कि मुझे देख के बस इतना समझ में आया कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो ज़ॉम्बी ब्लड को दूसरे लोगों में डाल रहे हैं, जो कि लोअर क्लासेस से हैं और वो लड़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और यूज़लेस हैं। वो भी सुन के ये बात हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या वो सभी पागल हो चुके हैं? तो फिर अब हम क्या करें? अभी के लिए तो हमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शील्ड के लोग जहाँ की जंगल वाले एरिया में होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। उनके बहुत सारे लोग भी घायल हो चुके होते हैं, जिन्हें कि वो रेस्क्यू कर रहे होते हैं। एक सोल्जर अपने उन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो एक एम्बुश है। हमारा रिकॉन ऑपरेशन फेलियर हो चुका है, अब हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। देखो, तुम रिकॉन ऑपरेशन को पुनः निर्माण अभियान भी बोल सकते हो हिंदी में। मैंने गूगल से सर्च किया तो मेरे को यही आया। एक सोल्जर सभी को ऑर्डर देता है कि ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर बैटल के लिए रेडी हो जाओ। देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर्स पे धड़ाम-धूम फायर करना चालू कर देते हैं। इधर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी रुक नहीं रहे होते हैं, जाकर उन सभी के शील्ड से टकराए जा रहे होते हैं और इधर वो बड़े वाले मॉन्स्टर्स भी आ चुके होते हैं, जो कि पेड़ को तोड़ते हुए उन सभी के पास आ रहे होते हैं। उन सभी बड़े ज़ॉम्बीज़ को देख के इन सभी सोल्जर्स के गोटे मुँह में आ चुके होते हैं। वो सभी बोलते हैं कि अभी हमें रिट्रीट करना चाहिए। हम देखते हैं कि तब तक वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उन सभी के पास आ चुका होता है और अपने हाथ को गदा बनाते हुए उन सभी पे लैंड कर देता है। इधर ये सभी लगातार उस पे फायर किए जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ चिपकिली वाले नहीं, मतलब मेंढक वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आते हैं और उन सबका गला पकड़ लेते हैं अपने टंग से और वो सभी सोल्जर्स वहीं पे सफोकेट होके मर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का सर वहीं पे कट जाता है। तभी वो बंदा देखता है हैरानी से कि आखिर अभी-अभी क्या हुआ? वो पीछे की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जरीम और हमारी इशियो आ चुकी होते हैं और वो सभी लगातार उन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहे होते हैं और बहुत ही आसानी से उन सभी को डिफीट किए जा रहे होते हैं। उन दोनों के पावर को देख के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी जरीम उन सबके पास आता है और बोलता है, तुम सभी लोग। तभी एक बंदा उसे देखता है कि आखिर तुम कौन हो, और डरने लगता है उनसे, पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वो बोलता है, जरीम, मैं शील्ड द्वारा लिखे गए मैसेज को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ, तो फिर तुम शील्ड से होगे, है ना? सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं युंगशो को, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है। तभी एक सोल्जर उसके दरवाजे के पास आता है, बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो उसे अंदर आने की ऑर्डर दे देता है। वो सोल्जर उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर रिकॉन ऑपरेशन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। वो उससे बोलता है कि हाँ, मैंने वो सब देखा और उसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हो चुकी थी। ये बहुत ही बुरी बात है और ये सब चीज़ देख के मेरे को बहुत ही बुरा लगा। हमने तुम सभी को पावर केवल इसलिए नहीं दी थी कि तुम लोग बैठो और खाओ, नकारों की तरह। फिर वो सोल्जर घबराते हुए बोलता है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक से ही हमारा एनकाउंटर कुछ म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ से हो चुका था और इसीलिए तभी युंगसुक अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये सभी इतने नकारे होंगे, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब मैं इन सब चीज़ों को लेके केयरलेस नहीं हो सकता। तभी वो सोल्जर उससे बोलता है, लेकिन वो पूरी तरह कंप्लीट फेलियर नहीं था। उसके बजाय कुछ अमेजिंग अवेकनर्स थे जिन्होंने हमें जॉइन किया। युंगसुक बोलता है, क्या अमेजिंग अवेकनर्स? वो बोलता है कि वो कुछ स्किल्ड लोग थे जिन्होंने म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को डिफीट किया था। इधर युंगसुक बात की गहराई को समझने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़, अगर वो इतने ही ज़्यादा स्किल्ड थे, तो उन्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। क्या वो कुछ यहाँ पर गड़बड़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? वो बोलता है कि मैं खुद जाकर उन दोनों से मिलूँगा। आखिर अभी वो दोनों कहाँ पे हैं? हम देखते हैं यहाँ पर ईशियो और जरीन दोनों सोफा पे बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि उसके सामने युंगसुक बैठा होता है अपने 2 काले टटों के साथ। वो जरीन से बोलता है, तुम इन दोनों बंदों को देख सकते हो। ये फलाना ढिमकाना नाम के स्क्वाड लीडर्स हैं। तभी जरीन अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट करके उन सभी के स्टेट्स चेक करना चालू कर देता है। एक का नाम पार्क योशयोंग होता है और एक का नाम शिम योनमुख होता है। मैंने अब तक जितने नाम पढ़े उसमें एक चीज कॉमन है, पहला हो पार्क और दूसरा है किम। ये तीनों के तीनों मिक्स क्रीचर और ह्यूमन मैजिक की स्टोन ईटर होते हैं। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, इन सभी ने लोगों को मार के उसका स्टोन खाया है। जरीम इधर अपने मन में बोल रहा होता है कि तो फिर ये सभी सड़े हुए चूहे हैं, जो कि अपने वीकनेस को नहीं छिपा सकते हैं। जरीम उन सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम सिम जरीम है और ये है पार्क शियो। तभी युंगसुक ईशियो से बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है, शायद मैंने तुम्हें जोशन हेवनली मार्शल आर्ट डोजो में देखा है। वो थोड़ा सैड फील करते हुए बोलते कि हाँ, मैं उसके मास्टर हुआ करते थे। युंगसुक भी दिखावा करते हुए बोलता है कि हे भगवान, हमारे पास तो कुछ अमेजिंग पर्सन्स आए हैं विजिट करने के लिए। वो उससे बोलता है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अब आप उस डोजो की मास्टर नहीं रही? शियो सैड होते हुए उससे बोलती है कि वेल, ज़ॉम्बीज़ की वजह से मैंने अपने सभी कॉमरेड को खो दिया है। वो बोलता है, ओह! ऐसी बात है, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं? यीशु उससे बोलती है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हम अपने आस-पास के लोगों को दोबारा खो दें। जेनी मुझसे बोलता है कि हमने सिल द्वारा लिए गए सभी एक्शन को नोटिस किया है। आप लोगों ने आम लोगों को बचाने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है। वो भी बात में बात मिलाते हुए बोलता है कि हाँ, हम अपने एक्शन के ज़रिए इस बात को बहुत बार प्रूफ किया है। जेनी बोलता है, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और इसी वजह से हमने सोचा कि हमें यहाँ पे आना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। इधर युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या तुम लोग सच में यहाँ पर पावर के लिए नहीं आए हो? अगर ऐसी बात है और ये दोनों बंदे जेन्युइन है, तो ये हमारे लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो इशियो उससे बोलता है तो फिर कैसा होगा कि आप दोनों हमारे विजिलेंट स्क्वाड में शामिल हो जाएँ, यही 2 टट्टों वाली स्क्वाड। अगर आप अपने कामों से अच्छे अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते हैं तो आप हमारे पैराडाइज़ जिसे कि लैंड ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, आप वहाँ जा सकते हैं। जेरिम उससे बोलता है कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो कि हम चाहते हैं, हम केवल लोगों को बचाना चाहते हैं। युंगसुक उससे बोलता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया और इसी वजह से मैं आपको स्क्वाड 3 में विजिलेंट स्क्वाड 3 में आपको पोजीशन दे रहा हूँ। वहाँ के सभी स्क्वाड मेंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग अवेकनर्स हैं। तभी जेरिम उनसे बोलता है आपके पहले वाले रिकॉन टीम को देख के मेरे को लगता है कि हमें किसी भी आपके मेंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लमज़ी मेंबर्स केवल हमारे रास्ते के बीच में आएँगे। तभी वो काले वाला टट्टा बोलता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। देखो इधर जो दिख रहा है वो काले वाला टट्टा है और उधर जो व्हाइट कलर का है वो व्हाइट वाला टट्टा है। वो जेरिम से बोलता है क्या तुम हमारे शील्ड की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? शियो बोलती है कि एक स्क्वाड के अंदर केवल हम दोनों ही काफ़ी हैं और ये एक सच्ची बात है, तो तुम इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी वो दोनों टट्टे गुस्सा हो जाते हैं। सफ़ेद टट्टा बोलता है कि क्या तुम हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? तभी युंगसुक उन्हें घूरते हुए देखने लगता है और वो दोनों वहीं पे चुप आ जाते हैं। वो हंसते हुए जेरिम और शियो से बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम आप दोनों के लिए एक स्पेशल स्क्वाड ऑर्गेनाइज करेंगे। शियो उठ के जाते हुए बोलती है कि आपका शुक्रिया हमारी बात समझने के लिए, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर उन सब के जाने के बाद ये काला टट्टा बोलता है कि वो दोनों भले ही बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, लेकिन उनके अंदर घमंड बहुत ही ज़्यादा है। सफ़ेद टट्टा बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों खुद को बहुत ही ज़्यादा इलाइट समझ रहे हैं। युंगसुक बोलता है कि शांत हो जाओ तुम दोनों। क्या तुम्हें वो जंगली जानवर अच्छे लगेंगे जिन्हें कि तुम टेम ना कर सको? लेकिन फिर भी हमें चेक करना होगा कि आखिर वो उतना ज़्यादा स्किल्ड है कि नहीं। सीन शिफ्ट तो हम देखते हैं इधर बाहर की तरफ जहाँ इशियो पार्क जेरिम से बोलती है कि ओपा क्या हमें पैराडाइज़ की तरफ जाने के लिए नहीं चुनना चाहिए था? पैराडाइज़ वही मेन बेस। आखिर तुमने उन्हें रिफ्यूज़ क्यों किया? जेरिन बोलता है कि हमें भी उनकी तरह अभी जस्टिस वाला गेम खेलना होगा जिससे कि उनको हमारे ऊपर बहुत ही कम शक आए। और ये मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है किसी के ट्रस्ट को हासिल करने का। तो फिर अब हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा। इशियो बोलती है कि आखिर किस लिए? जेरिन बोलता है देखो वो आ गए। हम देखते हैं कि वहाँ से दूर से वही 2 काले और सफ़ेद टट्टे आ रहे होते हैं अपने गार्ड्स के साथ। तभी वो काला टट्टा जेरिन से बोलता है कि तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों एक ही स्क्वाड के लिए काफ़ी रहोगे। सफ़ेद वाला बोलता है तो फिर हमें ये प्रूव करो। शियो बोलती है ओह! वहाँ तो मेरी जीभ लंगड़ा गई थी, मैंने कुछ भी बोल दिया। काले वाला टट्टा बोलता है कि अब बोल दिया तो बोल दिया। सफ़ेद बोलता है कि तुम जैसे लोग तो मास्टर बनने के सूटेड एकदम बिल्कुल नहीं हो। तभी इशियो स्माइल करते हुए उन दोनों से बोलती है ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने मुझे गलत समझ लिया। मेरा वहाँ पर उस बात को कहने का मतलब हम दोनों से नहीं था। यहाँ पर मैं अकेले ही एक पूरे स्क्वाड की लंका लगा सकती हूँ। ये बात सुन के तो उन वो सारे टट्टे और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुमने हमें अंडर एस्टिमेट कैसे किया? शियो से बोलती है अच्छा तुम्हें तशरीफ में इतना ही गुद्दा है तो आओ मुझसे फाइट करके देख लो। हम देखते हैं कि वो सभी उसकी तरफ फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों काले टट्टे पीछे की तरफ ही होते हैं और वो जैसे ही इशियो के करीब पहुंचते हैं, इशियो अपना सिग्नेचर किंग उन सभी पे लैंड कर देती है और धड़ाम-धूम उन सभी को निपटाई जा रही होती है। तभी एक चमगादड़ शकल का बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें टुकड़ों में बाँट डालूंगा और वो सभी मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं इशियो जो कि उन सभी के अटैक को डॉज करना चालू कर देती है और वो बड़ी आसानी से बिना किसी एफर्ट को लगाए उन सभी को धोए जा रही होती है। काला टट्टा वाला देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ही स्ट्रेंथ है। सफेद वाला बोलता है कि तो फिर यही है जेसन का हेवनली मार्शल आर्ट। इधर हम देखते हैं ईशियो को जो कि सभी को निपटा चुकी होती है। वो अपना हाथ झाड़ते हुए बोलती है ये छेड़ दो, तुम सभी इतना नहीं संभाल सकते तो आखिर कौन सी प्लानिंग करके आए हो जिससे कि तुम हम ओपा को से डील कर पाओगे। मेरे ओपा मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इधर इधर ये दूसरा सोल्जर बात सुन के बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और बोलता है क्या ये इस मॉन्स्टर लड़की से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? आखिरकार ये बच्ची कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तभी शियो उन दोनों टट्टों को भड़काते हुए बोलती है कि केवल तुम अपने अंडरलिंग्स को भेज रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम इन सबसे बहुत ही ज्यादा कावर्ड हो। क्या तुम दोनों फाइट नहीं करने वाले? तो सफेद वाला टट्टा काले वाले टट्टे से बोलता है कि काले वाले टट्टे अब मेरे को लगता है कि मेरे को इससे अब डील करना चाहिए। नहीं, उसने ये बोला था कि सेकंड स्क्वाड लीडर, अब मेरे को इससे डील करना चाहिए। हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी से कुछ एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाती है, जिसे देख के सीओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये इन सभी बंदों से थोड़ा सा बेटर है। और इधर सीओ फाइट करने के लिए पूरा रेडी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ ऊपर से योंगसुक देख रहा होता है और उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो वहीं से जंप करके नीचे ग्राउंड की तरफ आ जाता है। वो दोनों योंगसुक को देख के घबराने की नाटक करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि योंगसुक सर आप यहाँ पे कैसे आ गए? तभी हम देखते हैं कि योंगसुक आकर उसे एक लपट लगा देता है। वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कितने अच्छे हो, ये फिर भी गलत है। तुम उन लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कि हमारे साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई नौटंकी कर रहा होता है। सभी झुकते हुए बोलते हैं कि हाँ हमें माफ कर दिए, हम आपसे इसके लिए माफी मांगते हैं। योंगसुक बोलता है कि आखिर अभी भी तुम दोनों यहाँ पर मूर्त बने क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इन सारे बंदों को उठा के यहाँ से लेके जाओ। वो दोनों उन सभी घायल बंदों को उठा के वहां से ले जाने लगते हैं। तभी योंगसुक उन दोनों के पास जाता है, मतलब जेरिम और इशियो के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं सच में तुम सभी माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि ये सभी ऐसा कुछ कर देंगे। जेरिम बोलता है कि नहीं आपको कोई अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इशियो ने उन्हें बहुत ही ज्यादा कम पीटा है तो फिर शायद उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। वो भी मक्खन लगाते हुए बोलता है कि अरे नहीं पहली गलती हमारी तरफ से हुई है और इसके लिए मैं आपसे दोबारा सॉरी कहता हूँ।
और इतना बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जेरेमी शियो से बोलता है कि देखो कैसे प्रिटेंड कर रहा है, जबकि ये सारा सिचुएशन इसी के द्वारा किया गया था। सच में ये बहुत ही बड़ा शेमलेस बंदा है। इधर ही अंशुल अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई ऐसे ही अवेकनर्स के ग्रुप को आसानी से नहीं हरा सकता, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो सच में हेवनली डीमन मार्शल आर्ट डोजो की ओनर है, और उससे भी ज़्यादा उसने बोला कि उसके साथ वाला बंदा उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और वो एक इविल स्माइल के साथ बोलता है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर हम उनका अच्छे से एडवांटेज लेते हैं तो। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और इतना बोलते हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे केवल 100-200 ही व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि जो आप 100-200 बंदे मेरे वीडियोज़ को देखते हो, आप थोड़ा-सा मेहनत करके प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो। क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरा दिन बन जाता है। और थोड़ा-सा मेहनत करते हुए उसमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मेरा आप सबसे केवल यही रिक्वेस्ट है। छोटी-सी तो बात है। और तो और मेरे को तो ये मालूम है कि इस वीडियो के एंड तक ये बात कोई सुना भी नहीं होगा और वो यहाँ से निकल गया होगा। अगर जिसने मेरी बात को सुना है तो प्लीज़ तो फिर कमेंट बॉक्स में टाटा बाय बाय लिखते हुए जाना, जिससे कि मेरे को पता चल सके कि मेरे कितने व्यूअर्स लास्ट तक बने रहते हैं। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।